हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कमलेश्वर जी द्वारा विरचित कहानी राजा निर्बंसिया, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई। इस कहानी की खूबी यह है कि इस कहानी में दो कथाएं समानांतर चलती हैं, एक लोक कथा और दूसरी आधुनिक कथा। राजा निर्बंसिया कहानी की एक और खूबी है कि इसमें मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक लाचारगी को और दाम्पत्य जीवन में आने वाली दरार को लेखक ने बड़े ही प्रभावोत्पादक ढंग से चित्रित किया है। कहानी प्रारंभ करते हैं। माँ कहानी सुनाया करती थी। एक राजा था और उनकी एक लक्ष्मी सी, चंद्रमा सी सुंदर रानी हुआ करती थी। दोनों बड़े ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। राजा दिन भर अपना राजकाज देखते और रात को राजमहल में रानी के साथ सुखी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। माँ कहानी सुनाया जब करती थी तो उस समय 4-5 बच्चे बैठकर माँ की कहानी सुना करते थे और उन बच्चों के हाथ में फूल हुआ करते थे। कहानी समाप्ति पर उस फूल को वे जो वहां पर चौक पुरा हुआ होता और 6 गौरें रखी होती, जिसमें एक बड़ी गौर और 5 छोटी गौरें होती। 5 गौरें नीचे बैठी उसकी पूजा ग्रहण करती। बड़ी गौर को सिंदूर और बिंदी लगी रहती। पास में मंगल घट रखा जिस पे स्वास्तिक बना है, दीपक जल रहा है, चौक पुरा हुआ है और बच्चे चुपचाप माँ की कहानी सुना करते थे और कहानी समाप्ति के पश्चात फूल चढ़ाया करते। लेकिन कहानी समाप्ति के पश्चात फूल चढ़ाने की उतावली की बजाय कहानी सुनने की गंभीरता बच्चों में हुआ करती। माँ कहानी सुनाया करती। इधर मेरे सपनों का एक राजा था, राजा जगपति। राजा जगपति मेरा सहपाठी था और बचपन से हम साथ पढ़े, दोनों में दांत कटी दोस्ती थी। पढ़ाई पूरी होने के पश्चात मैं स्कूल में टीचर हो गया और जगपति एक वकील के यहाँ मुहर्रिर अर्थात मुंशी। हम दोनों में बड़ी गाढ़ी दोस्ती थी। अब जब जगपति की नौकरी लग गई तो उसका ब्याह तय हुआ और पड़ोस के एक गांव में उसका ब्याह हो गया। लेकिन उसका ब्याह क्या हुआ, एक तमाशा सा खड़ा हो गया। जगपति के ब्याह में लड़की वालों ने कह दिया कि हम दुल्हन को अभी विदा नहीं करेंगे, 7वीं भंवर तब होगी जब विदाई की साइत अर्थात विदाई का मुहूर्त होगा। और इस तरह जगपति की बारात बिना दुल्हन के वापस लौट आई और लोगों ने उसे मजाक और निंदा का विषय बना दिया। लेकिन 1 आध साल बीतने के पश्चात किसी तरह सुलह समझौता हुआ, लड़की वालों ने माफी मांग ली और जगपति की पत्नी चंदा अपने ससुराल आ गई। जब जगपति की माँ ने देखा कि बहू आ गई तो उसकी बधाइयाँ ली, उसका स्वागत किया, उसे घर का भार सौंप दिया, घर की पूरी चाबी सौंप दी और चंदा को समझाते हुए जगपति की माँ ने कहा कि तुम्हारे पिता ने बड़ी गलती की कि जो उस समय तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन जेठ और देवरों को ताना मारने का मौका मिल गया, पड़ोसी रिश्तेदारों को जग हंसाई का मौका मिल गया। जगपति की माँ ने चंदा से कहा, चंदा इस घर की लाज तुम्हारे हाथ में है। और जगपति और चंदा के विवाह को 4 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान न थी। जगपति की माँ का यह अरमान, यह अभिलाषा अधूरी रही कि वह पोते को गोद में खिलाती और इस अधूरे सपने को लिए एक दिन जगपति की माँ इस संसार से चल बसी। माँ कहानी सुनाया करती थी कि राजा प्रायः शिकार को जाया करते और जब भी शिकार को जाते तो 7वें दिन लौटकर आ जाया करते थे। लेकिन एक बार राजा शिकार को गए और 7 दिन पूर्ण होने के पश्चात भी नहीं लौटे तो रानी को बड़ी चिंता हुई।
जगपति को एक बार अपने दूर के रिश्तेदार दयाराम के विवाह में पड़ोस के गांव में जाना पड़ गया और चंदा से वह कह गया कि मैं 10वें दिन लौट आऊंगा। पर हुआ ये कि दयाराम का विवाह जिस पुश्तैनी जमींदार की पुत्री के साथ हुआ था, किसी मुखबिर के माध्यम से डाकुओं को यह पता लग गया कि उस पुश्तैनी जमींदार ने दयाराम का घर सोना चांदी हीरे जवाहरात और धन दौलत से बांट दिया है, ढेर सारा दहेज दिया है। यह जानकर डाकुओं ने दयाराम के घर पर आक्रमण कर दिया और उस समय जगपति वहीं था। यद्यपि विवाह में आए हुए सारे मेहमान जा चुके थे, लेकिन घर की औरतों में चीख पुकार मच गई। लेकिन दयाराम और जगपति छाती ठोककर सामने आ गए और जगपति ने डाकुओं से कहा कि तुम्हारी ये हवाई बंदूकें हमारी इन तेल पिलाई लाठियों का मुकाबला न कर पाएगी। लेकिन डाकुओं की गोलियां चलती रही, दरवाजा टूटते गए, तड़ गोलियां चलने से दरवाजे क्रम से टूटते गए और एक गोली जगपति के जांघ पर, दूसरी गोली जगपति की कूल्हे पर लगी। जगपति घायल हो गया। दयाराम को भी मामूली चोट आई थी। दयाराम और जगपति दोनों को उनके गांव के पड़ोस के कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। कुछ दिनों तक जगपति और दयाराम को देखने दयाराम के घर वाले आते रहे, लेकिन दयाराम जल्दी ही ठीक होकर छुट्टी लेकर अस्पताल से चला गया और उनका आने जाने का सिलसिला भी बंद हो गया। वहां जगपति रह गया। इधर जैसे ही चंदा को यह खबर लगी, रोती बिलखती वह जगपति की खोज करते उस अस्पताल में पहुंची और उस अस्पताल में रिश्तेदारों के ठहरने के लिए एक कमरा था। वहां चंदा को ठहरने के लिए कोठरी दे दी गई और एक रोज जब बचन सिंह कंपाउंडर जगपति की मरहम पट्टी करने आया, यूं तो वहां पर एक बड़ा डॉक्टर भी था, लेकिन वो कभी कभार ही आया करता, मानो वो अमीरों के लिए ही था। तो चूंकि बड़ा डॉक्टर कभी कभार ही आता, उसका एक कमरा था, एक कमरा जगपति का था, एक कमरा वहाँ दवा बनाने का था और कुछ रोगी के परिजनों के ठहरने का कमरा था। तो एक रोज जब जगपति की मरहम पट्टी करने बचन सिंह कंपाउंडर आया, तो वो आधा ध्यान दूसरे मरीजों की ओर था और बड़ी बेपरवाही से वह पट्टी खोल रहा था, मानो किसी गलत बंधी हुई पगड़ी को खोल रहा हो। जब उसने बेरहमी से पट्टी खोलना शुरू किया तो जगपति चीत्कार कर उठा। चंदा सिहर उठी और अपनी साड़ी का पल्लू उसने अपने मुंह में ठूंस लिया और चंदा की आंख से टप से एक आंसू बचन सिंह कंपाउंडर के हाथ पर जाकर गिरा। उस आंसू ने मानो उस निष्ठुर बचन सिंह को कोमल हृदय में परिवर्तित कर दिया और उसने चंदा से कहा कि ऐसे में तो रोगी की हिम्मत ही टूट जाती है। पट्टी करने के पश्चात जब बचन सिंह हाथ धो रहा था और चंदा उसके हाथ में पानी डाल रही थी, तब बचन सिंह ध्यान से देख रहा था चंदा की हथेलियाँ, चंदा की कलाइयाँ, कलाइयों में पहनी हुई चूड़ी, कंगन और चंदा के पैर। बचन सिंह से उसका वार्तालाप प्रारंभ हुआ और बचन सिंह ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, हमारे पास तो ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं कि मुर्दा भी चंगा हो जाए और मैं बाहर से दवाइयाँ लाकर प्रबंध कर दूंगा। इन्हें बहुत कमजोरी है और ताकत की दवाइयाँ और टॉनिक की जरूरत पड़ेगी। चंदा ने बचन सिंह से कहा कि क्या किसी बड़े अस्पताल से दवाई नहीं मंगाई जा सकती? बचन सिंह ने कहा मंगाई तो जा सकती है, लेकिन उसके लिए पैसे खर्चने पड़ते हैं। चंदा ने हामी भरी और कहा कि आप व्यवस्था कीजिए। बचन सिंह ने आश्वासन दिया कि मैं कुछ करता हूं। चंदा जगपति के सिरहाने आकर बैठ गई और उसने कहा कि अपने कंपाउंडर साहब कह रहे थे कि क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि तुम्हें कमजोरी है और तुम्हारे लिए टॉनिक और दवाइयों की जरूरत है, बाहर से दवाइयां मंगानी पड़ेगी। तो जगपति ने कहा कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम महंगी दवाइयां खरीद सकें। चंदा ने कहा कि औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की?
हम दवाइयाँ मंगाएंगे। नहीं चंदा, मुझे कर्ज के पैसों से, उधार के पैसों से इलाज नहीं कराना है, क्योंकि उधार वह कोढ़ का रोग है जो एक बार लग जाए तो उससे आदमी का तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। और उसके इस कथन के 3 रोज बाद जगपति के सिरहाने पर ढेर सारी दवाइयों की शीशियां, टॉनिक, ताकत की दवाइयां रखी हुई थी और चंदा की कोठरी पर सोने के लिए खाट की भी व्यवस्था कर दी गई थी। यद्यपि चंदा ने यह बात जगपति से छुपाई रखी। और उसी शाम जब अंधेरा घिर आया, धुंधला बढ़ गया, उस अंधेरे में अब तक चंदा वहाँ की पूरी वस्तुस्थिति से परिचित थी। कहाँ दवाइयों की अलमारी है, कहाँ पर मेज है, कुर्सी है, पर्दे हैं। बचन सिंह कंपाउंडर के कक्ष की ओर चंदा पहुंची और उस कक्ष पर पहुंचने के पश्चात चंदा को ऐसा एहसास हुआ मानो वह किसी अंधेरे गहरे कुएं में गिरती चली जा रही है। वह तुरंत ही वहां से लौट पड़ी, लेकिन उस अंधेरे में भी जहां पर लैंप का थोड़ा थोड़ा प्रकाश था, यद्यपि वह प्रकाश लैंप के आवृत में ही था, कोनों को और अंधेरा कर रहा था, बचन सिंह ने उसे पहचान लिया और उसने आवाज लगाई, चंदा। यह आवाज निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी जो खामोशी भरा एक अर्थ भर गई। चंदा ठिठक कर खड़ी हो गई। बचन सिंह कंपाउंडर चंदा के पास आया तो चंदा ने कहा कि मैं दवाइयों के उधार के कर्ज को पटाने के लिए आपको ये अपने हाथ का सोने का कड़ा देने आई थी। बचन सिंह ने कहा तो लौट क्यों गई? लाओ। चंदा ने जो ही अपने हाथ का सोने का कड़ा बचन सिंह के हाथों में दिया, बचन सिंह ने चंदा की कलाई पकड़ ली और अपने हाथों से चंदा की कलाई में वह सोने का कड़ा पहना दिया और चंदा अपनी कोठरी पर चली गई। अगले दिन सुबह जगपति ने महसूस किया कि चंदा के चेहरे में अनगिनत भाव आ और जा रहे हैं। एक निरीहता, एक उदासी उसके मन में है। लेकिन इतनी सारी दवाइयों के बारे में जब उसने बात की तो चंदा ने कहा कि ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने ये दवाइयाँ अपने हाथों के कड़े बेचकर मंगाई है। तब जगपति को लगा कि मैं ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बखार गया, मुझे बचन सिंह की दया ही ओढ़ लेनी थी, नाहक में ये बड़ी बड़ी बातें कह गया। एक दो रोज बाद जब पट्टी करने बचन सिंह आया तब उसने बताया कि मेरा तबादला मैनपुरी हो गया है और मैं 2-3 दिनों के बाद मैनपुरी चला जाऊंगा। मैनपुरी के ही रहने वाले थे जगपति और चंदा। जगपति को लगा कि आए दिन आदमी को रोग घेरे रहते हैं, अच्छा है कि बचन सिंह का तबादला मेरे ही गांव में हो गया है, लेकिन उसे बाद में लगा कि यह ठीक नहीं हुआ। 15-20 रोज बाद जगपति का स्वास्थ्य सुधरा और अस्पताल से छुट्टी होने के पश्चात जगपति और चंदा अपने घर की ओर चल पड़े। माँ कहानी सुनाया करती थी, जब नियत समय पर राजा शिकार से नहीं लौटा, जंगल से नहीं लौटा, तो रानी चिंतित हुई और मंत्री को लेकर उन्हें जंगल में खोजने निकल पड़ी। और जब वहां उन्हें नहीं पाई तो निराश होकर जब वहां से लौटी तो देखा महल में तो राजा पहले से उपस्थित थे। रानी को बड़ी खुशी हुई, लेकिन राजा को यह बात खटकी और राजा ने प्रश्नात्मक निगाहों से रानी की ओर देखा। राजा को रानी का यूं मंत्री के साथ जाना उचित नहीं लगा। इधर जगपति और चंदा जब अपने घर लौटे तो उस समय जमुना सोनार ने सुना, सुदर्शन दर्जी ने सुना, हंसराज पंजाबी ने सुना, मुंशी ने सुना, बंसी ने सुना कि जगपति की बेवा चाची उन्हें देखकर कह रही थी कि अस्पताल से लौट आए राजा निर्बंसिया और साथ में कलमा भी आई है। जगपति के हृदय में ये बात चुभ गई कि राजा निर्बंसिया
अस्पताल से लौट आए। उसने झल्लाकर चंदा से कहा कि दरवाजा खोलो और लालटेन जलाओ। चंदा ने कहा कि लैंप में तेल नहीं है। जगपति ने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारे कभी कुछ ना होगा, न लैंप में तेल न तुम्हारे कुछ। और वे दोनों अंदर गए और उद्विग्नता और खिन्नता और चिंता के मारे जगपति उस रात करवट बदलते रहा। और किसी तरह वह जब चंदा सो गई तो उसके पास में पहुंचा और देखा कि चंदा कितनी अबोध, कितनी मासूम, कितनी बालिका सी लग रही है। वह उसके चेहरे को निहारने लगा, उसके मुख पर उंगलियां फेरने लगा, उसकी लटों को सहलाने लगा और सहलाते सहलाते जो ही उसका हाथ नीचे की ओर गया तो उसको लगा कि चंदा के सिरहाने पर कोई कठोर चीज रखी हुई है। जगपति ने जब ध्यान से उस रुमाल में लिपटी हुई चीजों को देखा खोलकर तो पाया कि अरे ये तो चंदा के हाथ के सोने के कड़े हैं। चंदा ने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्यों कहा कि कड़े बेचकर तुम्हारे लिए मैंने दवाई का प्रबंध किया है? जगपति के सामने पूरा दृश्य घूम गया और उसे लगा कि चंदा ने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है। जगपति को लगा कि मुझे लगातार गैर हाजिरी के कारण मेरी मुंशी की नौकरी छूट गई है, मुझे नया काम चाहिए, मुझे नए रोजगार, नए व्यवसाय की जरूरत है। उसे पहले तो लगा कि मैं चंदा से कल ये कड़े मांग लूं और उनको बेचकर कोई नया रोजगार प्रदान करूं, लेकिन किस मुंह से चंदा से मैं ये कड़े मांगूं? चंदा ने तो कहा था कि मैंने कड़े बेच चुकी है। अब इस कड़े को बेचने के पीछे जो इतिहास है उसकी आत्मा नग्न हो जाएगी। ऐसा सोचकर विवश जगपति ने उन कड़ों को पुनः लपेटकर चंदा के सिरहाने में यथास्थान रख दिया और अगले दिन जगपति पुनः काम की तलाश में निकल पड़ा। दिन भर काम की तलाश में वो यहां वहां भटकते रहा और जब शाम अंधेरा होने पर जब वो अपने घर लौटा तो पाया कि उसके घर के बाहर एक दीवार पे साइकिल टिकी हुई है और घर के अंदर कोई परिचित सा स्वर गूंज रहा है, खिलखिलाने की आवाज आ रही है। जगपति अपने घर के अंदर प्रविष्ट हुआ तो चंदा ने कहा कि अपने कंपाउंडर साहब का तबादला इसी शहर में हो गया है और देखो मर्द की गैर मौजूदगी के बावजूद ये यहाँ आए, तुम तो शायद ऐसा न कर पाते। तो जगपति ने हंसकर बात डालते हुए कहा, हाँ, बचन सिंह तो अपनी तरह का एक अलग आदमी है। उस दिन से बचन सिंह का उस घर में आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया और बचन सिंह और जगपति साथ में घूमा करते, कभी कभी साथ में घर लौटते, साथ में भोजन करते और भोजन करते तो चंदा विशेष रूप से बचन सिंह को पूछ पूछ कर भोजन कराया करती और कोई चीज़ खत्म नहीं हुई कि झट से उसकी थाली में वो चीज़ परोस दी जाती और जगपति की बजाय बचन सिंह की थाली पर उसका ध्यान ज़्यादा रहता। बचन सिंह से पैसे उधार लेकर जगपति ने लकड़ी के टाल का काम शुरू कर दिया। चूंकि उसकी मुहर्रिर अर्थात मुंशी की नौकरी छूट चुकी थी, लगातार गैर मौजूदगी के कारण, अस्पताल में रहने के कारण उसकी नौकरी छूट चुकी थी और उसे अब एक नया काम चाहिए था और उसने बचन सिंह से पैसे उधार लेकर लकड़ी के टाल का काम शुरू किया और उसे सहायक के रूप में बन्ने और शकूरे 2 लकड़हारे मिल गए। गांव के पास तालाब और वहीं छोर पर एक मैदान जहां पर लकड़ी के टाल का काम आरंभ कर दिया गया और लकड़ी खरीदने बेचने का यह व्यवसाय चल पड़ा और योजना बनाई गई कि बाद में वहाँ लकड़ी चीरने की एक मशीन लगाई जाएगी। व्यवसाय अच्छा चल पड़ा तो बचन सिंह भी उसमें पार्टनर के रूप में उसका सहयोगी होगा और इस तरह नई नई योजनाएं बनने लगी। अभी कुछ दिन तक बचन सिंह उसका साथ देता रहा लेकिन वह अपनी नौकरी में भी व्यस्त था और इधर जगपति को कोई चौकीदार नहीं मिला था तो चौकीदार न होने के कारण वह टाल के पास ही वहाँ बनी झोपड़ी में जगपति वहाँ रात को सोया करता। तखत पर वह अपना बिस्तर लगा लेता, वहाँ का वातावरण बनाए भाया करता। सामने कब्र थी जहाँ एक महिला बुर्का ओढ़े रोज दीपक जलाकर वहाँ से चली जाया करती। सामने के पेड़ पे गिद्ध फड़फड़ाया करते। सामने कब्र का वातावरण और सामने पड़े
बड़े बड़े लकड़ी के कटे हुए तने देखकर उसे लगता कि मानो दैत्य के टुकड़े टुकड़े कर वहाँ पर किसी ने लाकर उन्हें फेंक दिया है। जगपति उस वातावरण में अकेला रहता और रात वहीं गुजारता और सुबह को अपने घर आता। माँ कहानी सुनाया करती थी कि एक रोज सुबह जब राजा टहलने के लिए निकले तो झाड़ू लगाती हुई मेहतरानी की दृष्टि राजा पर पड़ी और उसने कहा कि हाय राम, आज सुबह सुबह राजा निर्वंशिया का मुंह देख लिया, पता नहीं आज रोटी भी नसीब होगी कि नहीं। राजा को यह बात लग गई और वे तुरंत अपने महल लौटे और मंत्री से कहा कि उस मेहतरानी का घर नाद से भर दिया जाए और राजसी वस्त्र त्याग कर, मां सुनाया करती थी कि राजा राजसी वस्त्र त्याग कर उसी रोज जंगल की ओर निकल पड़े। मां कहानी सुनाया करती थी कि उसी रात रानी को एक स्वप्न दिखा और उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई और रानी अपने राजा को खोजती हुई भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन का भेष बनाकर उसी जगह गई जहां जिस सराय में राजा ठहरे हुए थे और उनके साथ रात गुजारी, उनकी सेवा शुश्रूषा की और सुबह राजा के जागने से पहले अपने राजमहल में लौट आए। इधर जगपति का काम चल पड़ा और बन्ने और सपूरे एक दिन बात कर रहे थे। यहाँ प्रतीकात्मक ढंग से कहानीकार कमलेश्वर जी आगे की ओर इंगित करना चाहते हैं कि बन्ने और सपूरे वहाँ जो भैंसा गाड़ी में लकड़ी लाद कर लाई जा रही है उन्हें कह रहे हैं कि तुम लीक से हटकर गाड़ी लाओ, मेड़ को लांघ दो। और एक सामने हरा पेड़ है जिसको काटने की बात वो कर रहे हैं और कहते हैं कि ये हरा जरूर है लेकिन इसको काट दिया जाना चाहिए, ना अब इसमें फूल आते हैं ना फल आते हैं। जगपति जब ये बात सुनता है तो उसको लगता है कि मैं भी एक ऐसा पेड़ हूँ जो हरा होने के बावजूद ना फूल दे रहा है ना फल दे रहा है। 6 बरस हो गए, आज भी मैं संतानहीन हूँ और समस्त लोगों के ताने और उनके व्यंग बाणों से मैं आहत हूँ। और ये बात जगपति को बड़ी खटकती है कि वो आज भी निसंतान है। कुछ दिनों के पश्चात पूरे मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल गई कि चंदा को गर्व है, चंदा का बच्चा होने वाला है, वह पेट से है। लेकिन यह बात भी साथ में कानाफूसी हो रही है और जगपति की चाची और मोहल्ले की जो औरतें हैं वो आपस में कानाफूसी कर रही हैं कि बचन सिंह कंपाउंडर का उस घर में आना जाना लगा है, यह उसी का पाप लिए फिर रही है। जगपति ने ये बात सुनी तो उसका दिल महसूस कर रह गया। जब वो घर पहुंचा तो उसके कानों में चाची की आवाज पुनः सुनाई पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। और जगपति को लगा कि आज उसकी जिंदगी में कितना सूनापन है। जगपति के कानों में ये शब्द प्रायः गूंजा करते, चाहे वह खुद का कहा गया वाक्य कि तुम्हारे कभी कुछ ना होगा, ना लैंप में तेल, ना आ गए सत्यानाशी कुलबोरन या राजा निर्वंशिया आ गए अस्पताल से, ये बातें उसके कानों में हमेशा गूंजा करती। माँ कहानी सुनाया करती थी कि सराय में ठहरे हुए राजा अगली सुबह किसी दूसरे राज्य को निकल गए। कई वर्षों बाद राजा ढेर सारा धन कमाकर अपनी गाड़ी में लादकर अपने महल की ओर आ रहे थे और महल से कुछ दूरी पर उनकी गाड़ी का एक पहिया झाड़ी में फंस गया। तब किसी पंडित ने कहा कि किसी संकट के समय उत्पन्न हुए बालक यदि तुम्हारी गाड़ी के पहिए में सुपारी लाकर छुपा दें तो ये पहिया निकल सकता है। तभी वहां पास में खेल रहे बालकों ने ये बात सुनी तो चक्कर वहां पहुंचे और कहा कि हमारी पैदाइशी संकट के समय की है, हम अपने घर से सुपारी लाकर इसमें छुआ देंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि तुम्हारी गाड़ी में लदा हुआ आधा माल आधा धन हमें देना होगा। राजा ने सहमति दी और वे बच्चे अपने घर गए, वहां से लाकर सुपारी उस पहिए में छुआया और गाड़ी का पहिया निकल गया। बच्चे आगे आगे चले और राजा की गाड़ी साथ में पीछे चली।
और बच्चे वहीं जाकर प्रविष्ट हुए जहाँ राजा का महल था। और जब राजा उस महल में पहुंचा तो उसके मन में प्रश्न चिन्ह आया कि ये बच्चे, ये राजकुमार आखिर हैं कौन। इधर यह बात चारों ओर फैल गई कि चंदा गर्भवती है। एक रात जब जगपति लकड़ी के टाल पे सोया हुआ था और उसे निद्रा नहीं आ रही थी, तो वो जब अपने घर पहुंचा और अस्त व्यस्त वस्त्रों में जब चंदा को उसने पाया और उसे लगा कि दूसरे कक्ष में कोई अजनबी स्वर भी सुनाई दे रहा है, उसने चंदा को झिझोड़ कर उठाया। जब चंदा ने उसे बताया कि मैंने अपने भैया को चिट्ठी लिख दी है और वो मुझे कल लेने आ रहे हैं और मैं सुबह कल अपने मायके जाना चाहती हूँ, तो जगपति ने क्रोधित होकर चंदा की कनपटी पर जोर का तमाचा मारा और अगली सुबह चंदा अपने मायके चली गई। राजा ने रानी से संदेह भरे प्रश्न किया कि आखिर ये दोनों बालक हैं कौन। तो रानी ने प्रत्युत्तर में कहा कि ये दोनों राजकुमार अपनी संतान हैं। राजा को यकीन नहीं हुआ क्योंकि इतने वर्षों से वह राज्य के बाहर था, लेकिन रानी ने उन्हें संतुष्ट करने के प्रयोजन से कुल देवता की घोर तपस्या की और कुल देवता ने प्रसन्न होकर उन दो किशोर बालकों को नन्हे शिशुओं में परिवर्तित कर दिया और रानी की छाती से दूध की धार निकल पड़ी, शिशुओं के मुंह में गिरने लगी, रानी की छाती में दूध भर आया और इस तरह राजा को रानी के सतीत्व का प्रमाण मिल गया। इधर जब टाल पे घूमते हुए एक दिन मुंशी जी पहुंचे और जगपति से कहा कि मैं तुम्हारे ससुराल के पड़ोसी गांव में गया था और मुझे यह खबर मिली, उस गांव में एक खबर फैली हुई है कि तुम्हारी चंदा का लड़का हुआ है। 15-20 दिन पहले उसका लड़का हुआ है और अब तो वह गांव के किसी मधुसूदन नाम के व्यक्ति के साथ बैठना चाहती है, नया ब्याह करना चाह रही है और सुना है कि वो मधुसूदन चंदा का एक लड़का होने के बावजूद उसे बिठाने को तैयार है। जगपति को लगा कि काश चंदा ने कंकर पत्थर जन्मा होता, इंसान का बच्चा न जन्मा होता। चंदा आखिर संतान ही तो है जो पति पत्नी दो धुरों को आपस में जोड़ती है। चंदा तुमने ठीक नहीं किया। और जगपति को लगता है कि ईश्वर के घर में देर तो हुई, अंधेर भी हुई। और इस तरह वो मुंशी जी की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाता है और लोगों की कानाफूसी और ताने और व्यंग्यबाणों से आहत होकर तेल और अफीम मिलाकर पीकर आत्महत्या कर लेता है। माँ कहानी सुनाया करती थी कि जब राजा को रानी के सतीत्व का प्रमाण मिल गया तो राजा ने दो काम किए। माँ कहानी सुनाया करती थी, राजा ने दो काम किए। एक तो उन्हें रानी के नाम से एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, दूसरा उन्हें अपने बड़े पुत्र के नाम खुदवाकर राज्य में सिक्का प्रचलित करवाया ताकि राज्य में यह बात पता लग जाए कि अगला उत्तराधिकारी कौन है। इधर जगपति ने भी मरने से पहले दो काम किए। उसने दो चिट्ठी लिखी, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम। चंदा के नाम लिखी चिट्ठी में जगपति ने लिखा कि चंदा, इधर मेरे आत्महत्या के बाद मेरी लाश की दुर्गति होगी, इन 2 दिनों में तुम चली आना और बच्चे को लेकर जरूर आना और मेरी अंत्येष्टि में अग्नि बच्चे से ही दिलवाना। कानून के नाम लिखे पत्र में जगपति ने लिखा था कि मेरा सीना चीरा जाएगा यह जानने के लिए कि इसकी मौत जहर से हुई है, लेकिन मैं कानून को बता देना चाहता हूं कि आदमी को उसका पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मेरी मौत अफीम के जहर से नहीं बल्कि कर्ज के जहर से हुई। मेरे शरीर में बचन सिंह कंपाउंडर से लिए गए कर्ज का जहर था। माँ कहानी सुनाया करती थी। कहानी समाप्ति के पश्चात बच्चे हाथ में लिया हुआ फूल उस चौक पर चढ़ाया करते थे
मेरी भी कहानी समाप्त हुई। पर